कंपनियों की बढ़ती दादागिरी और मजदूरों का शोषण का आखिर कौन है जिम्मेदार। जय सालासर मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। आज फिर एक बार हम आपको उस कहानी की ओर लेकर चलते हैं जो लगातार वापी जीआईडीसी की कंपनियों में हो रही हैं। हमारे पीछे आप ये जो बोर्ड देख रहे होंगे, टीजे लेवल डिज़ाइनर, ये कंपनी का नाम है। और यहाँ पर बताया जा रहा है, ये मजदूर आप सामने देख रहे होंगे, काफ़ी भीड़ है मजदूरों की। कंपनी के जो मालिक के द्वारा मजदूरों का लगातार या फिर कहीं ना कहीं उनके साथ अत्याचार, ये लगातार कंपनियों का एक विज़न जैसा बन चुका है। ये जो मजदूर आपको दिख रहे हैं, इसमें कुछ बहनें भी हैं, भाई भी हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी माँ के जो गहने गिरवी रख के उन्होंने पढ़ाई की और यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी पेमेंट अभी तक नहीं दी गई। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करेंगे कि कब से पेमेंट बाकी है और क्यों नहीं दिया जा रहा है, कितने महीनों का पेमेंट बाकी है, ये सारी चीज़ें हम इनसे ही जानेंगे। और दूसरा, जैसे कि थोड़ी देर पहले जो कंपनी के मालिक थे और जो मैनेजर जो भी होंगे साथ में, मालिक थे और दो लोग उनके साथ में थे, उनका पक्ष हमने जानने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे, वो अपना पक्ष रखे बिना ही यहाँ से भाग खड़े हुए। तो अब उनका पक्ष तो हम नहीं जान पाएंगे, जो एक यहाँ पर मजदूर पक्ष है उनका पक्ष हम जानते हैं कि कब से कब तक का पेमेंट बाकी है। क्या नाम आपका? राजेश सिंह। पेमेंट कब से कब तक का बाकी है? मेरा सर बाकी है दिवाली से बाकी है। दिवाली अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का पेमेंट बाकी है। तो कंपनी क्या बोलती है? कहता है कि आज देता हूँ पैसा, दे देता हूँ पैसा, मेरा बाहर से पैसा आने वाला है, देता हूँ, जब तक वो नहीं आएगा तब तक पैसा नहीं आएगा। कितना बकाया बाकी है? मेरा 2 महीने का सैलरी बाकी है, बाकी लड़के जो मैं दिए 6-7 उनका पैसा पूरा बाकी है। टोटल मिला के है 50,000 रुपया बाकी। क्या नाम आपका? मेरा रफीक मास्टर। आपका कितना पेमेंट बाकी है? मेरा 78,000। 78,000 रुपये बाकी है। कितने महीने का? फरवरी महीने का। फरवरी महीने का पगार है। तो आपके अंडर में कुछ आदमी वगैरह भी काम? हाँ, कम से कम 15 आदमी सब इधर आए हैं। चेक दिया था, चेक बाउंस हो गया। वो चेक है आपके पास अभी? चेक अभी बैंक में गया था, तो बैंक वाला बोला कि 2 दिन में तुम्हारे घर पे रिटर्न जाएगा चेक। एक और भी मुद्दा था, जैसे ये भाई आपने भी बताया था कोई चेक आपने चेक मेरा दिया था, तो उन्होंने बोले थे कि 17 अक्टूबर को आपको बैंक में डाल दीजिएगा, पैसा आपको मिल जाएगा। वो चेक बाउंस हो गया। वापस इन्होंने बोले एक काम करो, चेक मेरे को दे दो, मैं कैश दे दूंगा। 1 रुपया भी नहीं दिए, चेक ले लिया। साथ ही साथ एक तो ये बोल सकते हैं कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चेक दिया, चेक बाउंस हो गया। अब आप देख सकते हैं कि जो मालिक हैं वो घूम रहे हैं गाड़ियों से, 4 व्हीलर से, और जो मजदूर है वो यहाँ रोडों पर भटक रहे हैं। 4-4, 2-2 महीने की पगार बाकी है। और आप इस समय की गर्मी भी देख सकते हैं कि गर्मी का क्या माहौल है। दूसरा, हमने देखा होगा कि अगर हम भी कहीं किसी को कुछ पैसा देते हैं, अगर 2-4-5 हज़ार रुपये भी हमारा कहीं पर अटक जाता है तो जान वो है एकदम हलक में आ जाती है। अब ये लोग जो रोज़ कमाने वाले और रोज़ खाने वाले, अगर इनको पैसा नहीं दिया जाएगा तो आखिरकार ये जाएंगे कहाँ? तो क्या बोला गया आपको? 78,000 रुपये आपके बाकी वो है। चेक दिया था 14 तारीख का, बोला कि 2 दिन के बाद डाल देना। मैंने 16 तारीख को डाला और आज जाकर बैंक में पता कर रहा हूँ कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बैंक वाला बोलता है कि तुम्हारा चेक बाउंस हो गया है, रिटर्न जा रहा है तुम्हारे घर पे और तुमको मंडे मिलेगा चेक। 2-2 चेकें बाउंस हो चुकी हैं। कोई कंप्लेंट वगैरह की अभी तक आपने? अभी नहीं कोई कंप्लेंट किया। सीधा इनको फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठाया, तो डायरेक्ट मैं इनके पास आया कंपनी। और कंपनी क्या नाम आपका? मुस्तफा मास्टर। आप क्या करते थे? मैं यहाँ पे मास्टर ही करता था काम। आपका कब तक का पेमेंट बाकी है? 3 महीने का है। 1 महीने की स्टार्टिंग अभी बाकी है। ईद के दिन है, ईद के दिन गया, 1 रुपया भी इसने पैसा नहीं भेजा। ये बच्चे लोग पुराने कपड़ा भी जिंदगी गुजारा है। कंपनियों में मजदूर काम करते हैं, उसमें ऐसा एक कार्ड बनता ये है। मेरा कार्ड है, और मेरा हाजिरी ये कार्ड। का हाजिरी कार्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से भरा हुआ है। किस महीने का हाजिरी कार्ड है ये? ये मार्च महीने का हाजिरी कार्ड है, मार्च 2024। और पेमेंट अभी तक किसी का नहीं। आपका कितने महीने का बाकी है? 3 महीने का। 3 महीने का आपका भी बाकी है। आपको क्या बोला गया? बोला गया था कि मैं अब हर महीने में तो आपको 7 तारीख दे दूंगा। वो देखिए बोर्ड भी लगाया है, लेकिन 1 पैसा भी नहीं देता है। बोर्ड भी लगाया। आपका क्या नाम? दिनेश तिवारी। हम वॉचमैन थे। आप वॉचमैन थे यहाँ पर। आपके साथ क्या हुआ? हमारा कॉन्ट्रैक्ट वाला वो कहता है पैसा मिलेगा तभी तो दूंगा। अब उसका क्या है कि 4 महीना का पैसा बाकी था, अभी कुछ दिए हैं, कुछ बाकी है। वो गांव चला गया है। हमको हाँ, वो हमको प्रूफ में बुलाए थे कि भाई आओ तुम कह देना। क्या उम्र है आपकी? हमारा 55 बरस उम्र है। 55 बरस है। क्या पगार थी आपकी? मेरा तो 10,000 था पगार। 12 घंटे का? हाँ, 12 घंटा का। अभी एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, कंपनियां ही नहीं, कॉन्ट्रैक्टर भी आप जैसे देखते रहते होंगे, आप हमारे चैनल पर देखेंगे तो ऐसे मजदूरों के हक में कई हमने वीडियो चलाए हैं। अभी इनकी उम्र आप देख सकते हो 55 साल है। दूसरा, 12 घंटे नौकरी कराने के बाद इनको दिया जाता है 10,000 रुपये। दूसरा, PF या SIC भी रहता है क्या आप लोगों का? किसी का कोई PF या SIC? ना कुछ नहीं, सब कुछ किसी का नहीं है PF? नहीं, किसी का भी नहीं है। इतने टाइम से आप लोग काम कर रहे हैं, कोई PF या SIC नहीं? क्या नाम आपका? मेरा नाम रोहित राजेश सिंह है सर। आप क्या करते थे कंपनी? मैं यहाँ पे सर बटन वटन लगता है ना सर, कुर्ती में, वो शर्ट में काज मारना, सिलाई करना सर, ऑपरेटर था सर यहाँ पे। क्या उम्र है आपकी? मेरा सर 20 साल।
पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई सर अभी मैं जस्ट 12th का पेपर दिया सर। 12th का पेपर खत्म करने के बाद यहाँ पर काम करने नहीं आए नहीं हो? सर, 12th का पेपर करते हुए मैंने पे काम किया क्योंकि घर के हालत थोड़े कुछ ख़राब थे, तो सोचा कि मम्मी पापा पे इतना लोड नहीं डालता हूँ। मैंने सोचा कि ये क्या वो क्या 12th का अपना जो भी बाकी था फीस तो भर दूंगा करके। उन्होंने पैसा नहीं दिया सर, लास्ट तक मैंने उनको बोला कि पैसा दे दो, मेरे को फीस भरना। आखिरी में जाकर मुझे मेरे घर मम्मी से बात किया तो मम्मी ने बोला कि ये जेवर गिरवी रख दे, तो जेवर गिरवी रख के मैंने अपना पेपर कंप्लीट किया सर। फिर भी इन्होंने नहीं समझा सर कि हाँ ये घर की क्या हालत है। ये बोले तुम अपना घर का देखो, हमारे घर में खुद बुरी हालत है सर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टूडेंट है, बोलते हैं स्टूडेंट यानी कि देश का भविष्य। अब ये भविष्य बनेगा कैसे? जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं सेवा काम करते हैं, जिनको नहीं जानते उनको पैसा देकर पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई को कि पढ़ाई करते करते यहाँ पर काम किया कि जो पैसा मिलेगा उससे पढ़ाई करेंगे, लेकिन पढ़ाई ख़राब ना हो इस वजह से इन्होंने अपनी माँ के जो जेवर हैं वो गिरवी रख दिए। घर की स्थिति सही ना होने के बाद इन्होंने ऐसा कदम उठाया, माँ के जेवर गिरवी रख दिए। और कंपनी के ओनर के द्वारा जो आपने सुना, इन्होंने क्या बोला कि भाई तुम अपने घर का देखो, हम अपने घर का देखें। जब हम काम कंपनी में कर रहे हैं तो अपने घर का हम कैसे देख सकते हैं? जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर कभी कोई किसी के साथ हादसा भी हो जाता, जैसे बताया इन्होंने, किसी का कोई PF-SIC नहीं है, किसी का नहीं सर। सेफ्टी को लेकर WC या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कुछ सर, भी नहीं? डायरेक्ट सैलरी पे रखे थे। कुछ भी हो जाता था तो इसी में करते थे, कॉन्ट्रैक्ट चलाते थे किसी का मास्टर। कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई WC पॉलिसी नहीं, इंश्योरेंस कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। इधर ही हो। ऐसे कितने वर्कर होंगे जिनका पेमेंट अभी बाकी? अभी भी हैं 15-20-25 आदमी और हैं सर। वो अलग अलग कंपनियों में लगे हैं, वो आ नहीं सकते अभी। ऐसे 20 से 25 लोग हैं, ना PF ना ESIC ना समय पर पगार। आप देख सकते हैं कि और दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल उठता है, जैसे कि मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं। एक हमने न्यूज़ चलाई थी जिसमें एक मजदूर का हाथ कट गया था कंपनी में, और जो कंपनी ने है वो उसमें रिपोर्ट में दिखा दिया कि उसका रोड एक्सीडेंट हुआ, और उस डॉक्टर ने भी दिखाया। तो उस डॉक्टर और कंपनी के ऊपर भी हमने कार्रवाई करवाई, तब जाके उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ये घटना हुई है। दूसरा, हमारे पास PF के अधिकारी का फ़ोन आया, वो हमसे पूछते हैं कि उसका PF है कि नहीं है। सबसे बड़ा सवाल जो संबंधित अधिकारी हैं उनके ऊपर भी उठता है, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट हो, चाहे PF अधिकारी हो, चाहे WC पॉलिसी इंश्योरेंस किसी भी विभाग के अधिकारी हो। सबसे बड़ा सवाल उनके ऊपर भी उठता है कि आप कंपनियों के अंदर जब ऑडिट करने जाते हैं, कई मजदूरों की ये भी शिकायतें रहती हैं। ऑडिट के दौरान जो अधिकारी आते हैं वो मजदूरों से बात करनी चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं, कंपनी का मालिक है, मैनेजर, HR है, उनसे बात करके वहाँ से वो निकल जाते हैं। आप अगर ऑडिट करने आए हो मजदूरों के हक के लिए, मजदूरों से बात करने के लिए कि आपको PF या SIC मिल रहा है, पगार कितनी मिल रही है, जब आप मजदूरों के साथ बात नहीं कर रहे हो तो आपको वो जानकारी मिलेगी कहाँ से? कहीं ना कहीं अगर सीधे भाषा में बात करें तो टेबल के नीचे वाला काम कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है। बाकी हालांकि हम तो ये कहेंगे कि ये सारे के सारे जांच के विषय है। जैसा इन्होंने जो चीज़ें बताई, चेक है, अभी वो चेक हमारे पास आई नहीं है, ये डाटा भेजेंगे तो वो चेक भी हम आपको दिखाएंगे कि चेक बाउंस हुई है। कब से कब तक इन लोगों ने काम किया उसका डाटा भी इनके पास रजिस्टर मेंटेन है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, वो भी एक जाँच का विषय है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसी परमिशन दे दी जाती है, परमिशन के बाद हर साल देखा जाता है कि कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी विभाग हो, सभी जगह ऑडिट भी होते हैं। तो ऑडिट के दौरान जो संबंधित अधिकारी हैं बार बार यही कहते हैं कि क्या उनको सिर्फ AC के अंदर बैठने के लिए एक कुर्सी दे दी गई और सरकारी पगार दी जाती है? अगर ऐसा नहीं है तो संबंधित अधिकारी ऐसी कंपनियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते? वापी के अंदर, वलसाड़ जिले के अंदर लगातार कंपनियों के ऐसे कारनामे क्यों आते रहते हैं? कहीं कंपनियों में मजदूरों की मौत होना, या उनके साथ एक्सीडेंट हो जाना, या फिर ऐसे मजदूरों का पगार ना मिलना। शासन आखिर करता क्या है? उनको इस विषय पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी कंपनियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। खबर पर नज़र बनाए रखने के लिए देखते रहिए सालासन न्यूज़।